Hello guys, welcome my channel SK Economics classes. Today topic IGNOU MA Economics Microeconomics MEC 001/101 और ये जून 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है डिस्कस द व्यू ऑफ पिगू ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, आर्थिक कल्याण है, उसके ऊपर जो पिगू है उसने अपने क्या विचार दिए हैं। स्टेट सम आर्गूमेंट्स टू रिफ्यूट हिज व्यू। और कुछ आर्गूमेंट्स भी आपको बताने हैं जो उसके व्यू को रिफ्यूज़ कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा वेलफेयर, यानी जो कल्याण है उससे हम क्या समझते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमिक सिचुएशन। जो वेलफेयर इकोनॉमिक है, आर्थिक कल्याण है, वो इकोनॉमिक सिचुएशन से कंसर्न है, संबंधित है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी वेलबींग, कि समाज का कल्याण आर्थिक कल्याण से समाज का कल्याण है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इस पॉइंट से ये सिचुएशन संबंधित है कि जो समाज का कल्याण है वो होना आवश्यक है। पिगुवियन, जो पिगू है उसने एक अप्रोच, ये जो हमारी अप्रोच है पिगुवियन अप्रोच हम इसे बोलते हैं। और पिगू है वो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसके फाउंडर हैं। ही एज्यूम दैट द एम ऑफ सोसाइटी, उसने जो सोसाइटी है उसके एम वो है वो अज्यूम किए हैं। एंड पॉलिसी इज़ टू प्रमोट वेलफेयर, और कुछ पॉलिसीज़ हैं वो दी हैं जो वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। पिगू डेल्ट विद थ्री थिंग्स, जो पिगू है वो थ्री थिंग्स से संबंधित हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, की जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो पिगू ने दिया। सेकंड है कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर, की जो कल्याण है उसको मैक्सिमाइज करने की उन्होंने कंडीशन बताई है। पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीजिंग वेलफेयर, और कुछ पॉलिसीज़ हैं जो वेलफेयर को इंक्रीज है वो कर सकती हैं। मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी यहाँ पर जो थ्री थिंग्स है वो बताई है पिगू ने कि मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम थ्री टाइप्स ऑफ वेलफेयर हैं वो इंक्लूड करते हैं। इंडिविजुअल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर। इंडिविजुअल वेलफेयर यानी सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन बाय द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई भी इंडिविजुअल किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है और उसके बाद उसका यूज़ करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन है वो यूटिलिटी में मिलती है, कि वो उससे कितनी जो सेटिस्फैक्शन है उसे मिली है। ये इंडिविजुअल के वेलफेयर से पता चलता है। सोशल वेलफेयर है वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेलफेयर, यानी जब हम सभी इंडिविजुअल के वेलफेयर को जोड़ देते हैं तो उससे इकोनॉमिक वेलफेयर, की जो सभी इंडिविजुअल मिलके, यानी एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके जब उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेटिस्फैक्शन है उसे मिलती है तो उसे क्या होता है कि आर्थिक कल्याण है वो होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर उससे होता है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, उससे हमारा सोशल, यहाँ पर सोशल वेलफेयर, जब हम सभी इंडिविजुअल के वेलफेयर को जोड़ देते हैं तो वो सोशल वेलफेयर है वो उसको हम कहते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर अब हम किसे कह सकते हैं, ए पार्ट ऑफ दिस सोशल वेलफेयर, जो एक सोशल वेलफेयर का पार्ट है। दैट कैन बी ब्रॉड, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है वो मेजरमेंट करते हैं हम उसे मनी के साथ, उसे हम इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। यानी जो एक्टिविटी, जिन एक्टिविटी से है वो वेलफेयर होता है, यानी जो मनी की एक्टिविटी है जिनसे आर्थिक कल्याण होता है, यानी इकोनॉमिक मीन मनी से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट है उसे इकोनॉमिक वेलफेयर बोलते हैं। और सोशल वेलफेयर वो होता है कि जब सभी इंडिविजुअल्स को मिला देते हैं तो उन सभी का जब कल्याण होता है तो उसे सोशल वेलफेयर वो कहते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो सेकंड थी हमारी, जो सेकंड हमारी कंडीशन थी कि जो थ्री थिंग्स पिगू ने दी हैं उसमें फर्स्ट है मीनिंग ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा है इंडिविजुअल का वेलफेयर और फिर सोशल वेलफेयर, और थर्ड है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर वो कैसे होता है। और सेकंड बताया कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन वेलफेयर, की जो मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है वो क्या है, कि हम जो प्रॉफिट है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वहन नेचुरल इनकम्स इंक्रीजेज, जब नेचुरल इनकम इंक्रीजेज है, नेचुरल नहीं नेशनल, जब नेशनल इनकम इंक्रीजेज होती है देन वेलफेयर आल्सो इंक्रीजेज, तो उससे हमारा जो कल्याण है वो भी इंक्रीज होता है।
और यहाँ पर हम नॉमिनल नेशनल इनकम से नहीं रियल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। जो कांस्टेंट जो हम रियल नेशनल इनकम होती है कि जब कांस्टेंट प्राइस पर, यानी किसी जो बेस कोई जो ईयर है, जैसे 2011-12 को बेस ईयर मान लेते हैं और उस पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि और जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, तो उससे हमारा जो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है ये उससे पता चलता है रियल नेशनल इनकम से। और जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है कि उसमें प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ प्राइसेज हैं वो इंक्रीज होते हैं। और रियल नेशनल इनकम वो होती है कि जहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है और हमारे प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने कि जहाँ पर नॉमिनल नेशनल इनकम की, जहाँ पर सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होने से हमारी जो नेशनल इनकम में ग्रोथ है वो दिखाई देती है। यहाँ पर रियल नेशनल इनकम में वो होती है कि जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। नेशनल इनकम इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। जब नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हुई है तो वो सभी का जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, जब उसका नेशनल इनकम का सभी जो इंडिविजुअल है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तभी है वो कल्याण है सबका हो वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ही डिफ्रेंशिएट प्राइवेट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट। उसने ही मीन पीगू ने डिफ्रेंशिएट किया प्राइवेट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट को। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है और सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एडिशनल यूनिट, यानी मान लीजिए कि हम है 10 यूनिट है वो बना रहे थे और जब हमने 11 यूनिट है बनाई तो तब हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या, एडिशनल यूनिट बनाने से हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट है वो क्या हुई, तो हमारी होती है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि एक्सपेंसेस और डैमेज ओकरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी इंक्लूड एक्सटर्नल कॉस्ट। यानी जब सोशल मार्जिनल कॉस्ट वो होती है कि मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन किया और जब मैंने एक्स्ट्रा यूनिट यानी 10 से जब मैंने 11th यूनिट है उसका प्रोडक्शन किया तो वहाँ पर है कुछ लोग हैं आसपास है कुछ लोग हैं वो रह रहे हैं या किसी के खेत हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे एक्सपेंसेस हुए या डैमेज हुआ कि मान लीजिए कि मेरी जो फैक्ट्री है उसका मैंने जो डर्टी वाटर है पोल्यूटेड वाटर है फार्मर्स के जो फील्ड है वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया, या फिर मैंने कहीं पर एक्सपेंसेस मेरे वहाँ पर ज़्यादा हुए तो वो होती है सोशल मार्जिनल कॉस्ट। यानी वो कॉस्ट जो हमारी प्रोड्यूसिंग जो कमोडिटी है उससे पैदा हुई है, यानी जो एक्सपेंसेस और डैमेज हुआ है प्रोडक्शन के कारण वो हमारी सोशल मार्जिनल कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। जो प्राइवेट कॉस्ट है उसे हम क्या किस किस नाम से है वो है बोल सकते हैं। इसे हम यदि हमारा क्वेश्चन आए कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट प्रोडक्ट या मार्जिनल प्राइवेट नेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट, प्राइवेट को प्रोडक्ट, तो हमें क्वेश्चन है वो सेम लिखना है। इसे हम प्राइवेट कॉस्ट है वो चाहे इसमें से किसी पर भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन हमें प्राइवेट कॉस्ट से ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारी सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट को हम सोशल प्रोडक्ट, मार्जिनल सोशल प्रोडक्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल नेट कॉस्ट, मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट है वो इन सभी नामों से हम इसे बोल सकते हैं कह सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो प्राइवेट गुड है, जो प्राइवेट प्रोडक्शन है, प्राइवेट का जो एडिशनल प्रोडक्ट प्राइवेट कॉस्ट है उसको लिया है। जो प्राइवेट कॉस्ट है यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या जो एडिशनल प्रोडक्शन हमने किया है तो वो क्या है। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट राइज फ्रॉम ₹1,00,000, यदि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 1,00,000 से इंक्रीज होकर 1,05,500 हो जाती है। एज मोर यूनिट ऑफ गुड इज़ प्रोड्यूस, जब हमने एक और ज़्यादा मान लीजिए कि हमारी कॉस्ट है वो 1,00,000 है वो आने वाली थी और हमने एक और जो एडिशनल कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन किया तो हमारी जो कॉस्ट है वो 1,05,500 है वो आई। तो ये जो 5,000 रुपीज़ हैं ये हमारी एडिशनल कॉस्ट है, इसे हम प्राइवेट कॉस्ट है वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो सोशल कॉस्ट, यानी जो यहाँ पर हमारी सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट यानी इफ़ कॉस्ट ए प्रोड्यूसर, यदि एक प्रोड्यूसर है और उसकी कॉस्ट है 500 टू प्रोड्यूस एन एडिशनल, यानी उसने एक एडिशनल जो यूनिट है वो बनाई और उसे एडिशनल कॉस्ट 5,000 रुपीज़ है वो देने पड़े। वैन एन एडिशनल यूनिट इज़ प्रोड्यूस्ड, जब उसने एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस किया तो उसे 500 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा देने पड़े।
देन दिस कोज पोल्यूशन, और इससे क्या हुआ कि जो जब उसने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन किया तो उससे जो सोसाइटी में पोल्यूशन हुआ और इमिटेड वैन कॉजेज, और इससे जो डैमेज हुआ उसकी जो कॉस्ट आई, जो पोल्यूशन हुआ डैमेज हुआ सोसाइटी में, उसकी कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ आई टू दी सोसाइटी नाउ। अब जो सोसाइटी है, द मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द प्रोड्यूसर कॉस्ट प्लस, कि जो एक्स्ट्रा उसने 5000 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन के लिए लगाए, और प्लस उसने जो सोशल डैमेज हुआ, पोल्यूशन हुआ, या मैंने किसी जो आसपास रहने वाले व्यक्ति थे उनको सांस की बीमारी हो गई, या कुछ और जैसे उनका पानी है वो गंदा हो गया क्योंकि मैंने उनके फील्ड में जो पोल्यूटेड वाटर है वो डिस्चार्ज किया और वो नीचे गया ज़मीन में, और उससे है जो पानी है वहाँ का दूषित हो गया, तो उसके लिए मुझे जो 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट है वो देनी पड़ी। तो इनको मिला के मेरे पास 750 रुपीज़ है वो मुझे एक्सटर्नल कॉस्ट के रूप में देने पड़े। इसे ही हम सोशल कॉस्ट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंक्रीजिंग नेट, यानी जो नेट इंक्रीज है प्रोडक्शन में, वो पॉलिसी है वो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है वो की है। जो पिगू उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो शुड इक्वलाइज, उसे इक्वलाइज करना चाहिए द मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट को और कॉस्ट ऑफ द मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट। यानी जब वो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई 500 रुपीज़ आई, और फिर उसने जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ और उसमें ऐड किए, तो वो है कि ये कहते हैं पिगू कि जो राज्य है, मतलब गवर्नमेंट है, स्टेट से मीन हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये जो सोशल मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट नेट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, उन दोनों को है इक्वलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो उसे है वो लॉस होता है, और उसका प्रोडक्शन वो बाद में क्या करता है कि उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाती है और वो अपना प्रोडक्शन है वो कम करता है। If an industry private net product is more than it should be taxed, यदि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसका नेट प्रोडक्ट है वो जितना उसने अनुमान लगाया था उससे वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंडिविजुअल है, प्राइवेट जो फर्म है, उसे है वो टैक्सीज है वो देना पड़ता है। लेकिन यदि उसकी मार्जिनल जो प्राइवेट नेट प्रोडक्ट है और कॉस्ट है वो लेस आती है, तो तब उसे है वो है सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, क्योंकि यदि वो प्रोडक्शन है वो कम करेगा, यदि कोई भी इंडिविजुअल फर्म है, प्राइवेट फर्म है, वो प्रोडक्शन कम करेगी और उसकी कॉस्ट है वो लेस होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है कि कम ही होगी। और इससे क्या होगा कि यदि गवर्नमेंट है अगर उसका प्रोडक्शन है इंक्रीज़ करवाना चाहती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तब वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसे सब्सिडी देनी चाहिए। उसके बाद है आइडियल आउटपुट। जो पिगू है उसने आइडियल आउटपुट की बात की है, आल्सो नोन एज आइडियल एलोकेशन। इसे हम आइडियल एलोकेशन बोले या आइडियल आउटपुट बोले, बात सेम ही है। व्हेन दी वैल्यू ऑफ मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट आर इक्वल, जब मार्जिनल सोशल नेट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी इन ऑल दी इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में, देन आवर टोटल नेशनल इनकम विल इंक्रीज, तो हमारी जो सोशल नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी, और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा जो वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी है वो फास्टर है वो मूव करेगी। नेक्स्ट है जो लास्ट में दिया था कि ऑब्स्टेकल्स, जो बाधाएं हैं इस विचार को लागू करने में, वो क्या हैं। जो पिगू है उसने 2 बाधाएं हैं, वो इस 2 बाधाओं जो व्यू है उस पर अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं दिया। ऑब्स्टेकल टू फ्री मूवमेंट आर कंपोज्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ मूवमेंट एंड इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी जो प्रोड्यूसर है उसे ये नहीं पता कि जो दूसरा प्रोड्यूसर है वो क्या क्वालिटी बना रहा है अपने प्रोडक्ट की, और कितनी मात्रा में बना रहा है, किस जो टेक्निक है उसका है वो यूज़ कर रहा है, इस सब की नॉलेज है उसके पास नहीं है। और जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट मीन यानी जब हम प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेसमेंट करते हैं तब जो फैक्टर की जो कॉस्ट आती है चेंज करने में, तो वो भी इस पर भी पिगू ने है वो विचार नहीं किया। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ मूवमेंट इंक्लूड द
ट्रांसफ़र ऑफ फैक्टर यानी जो फैक्टर हैं उनका ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको ये बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बोलते हैं। ये भी जो पीगू है इस पर भी पीगू ने अपने विचार हैं वो नहीं दिए। ये जो ऑब्स्टेकल हैं ये 2 बाधाएं हैं जो पीगू ने इंक्लूड नहीं की। बाकी जो पीगू ने बताया कि जो कल्याण है वो कैसे संभव हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।